साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के नए अध्याय के विषय में बताएंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल पे ओके कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है। तो सबसे मुख्य चीज है कि अभी तक हम आपको जो वीडियो दिए हैं, हमें विश्वास है आपको बहुत पसंद आया होगा। जो भी आप वीडियो हमारा देखिए, उसमें जो भी सुझाव हो या आपको लाभकारी किस तरह हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जरूर उसको पढ़ेंगे। और आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। भारतीय संविधान से संबंधित सभी डाउट हम आपके क्लियर कर देंगे। कॉन्सेप्ट चीज जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो आप जो है हमारे वीडियो को क्रमबद्ध तरीके से देख लीजिए। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर के प्लेलिस्ट में जाके भारतीय संविधान की प्रस्तावना से लेकर अभी तक हम सरकारी समितियों तक बने हैं। लगभग 80% संविधान का वीडियो दिया जा चुका है। बचे हुए 20% बहुत जल्द ही दिया जाएगा। टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी के लिए भी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीएस के लिए भी उपयोगी है। तो आप जो है चैनल को देखते रहिए और समझते रहिए। आज हम आपको सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसके विषय में बताएंगे। देखिए, इसका कुछ संवैधानिक प्रावधान है, कुछ बेसिक चीजें हैं, उसको आप समझ लीजिए। एग्जाम में वही पूछा जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो बेसिक चीजें हैं, जो संविधान में इसका जिस तरह से उल्लेख है, वो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इसको पहले समझते हैं कि सहकारी समितियां है क्या चीज, कैसे कार्य करती है। क्योंकि जब ये कॉन्सेप्ट रहेगा तो संविधान में क्या प्रावधान है वो फैक्ट है, उसको आप पढ़ लेंगे, एग्जाम में आसानी से वही काम हो जाएगा। देखिए हम आपको बताएं, सरकार के कार्य करने के 3 तरीके बताए हैं। एक केंद्रीय स्तर से कार्य होता है, एक आपके राज्य स्तर से, या कह लीजिए कि प्रांतीय स्तर से कार्य होता है, एक स्थानीय स्तर से, एक स्थानीय स्तर से। इस सरकार के जो कार्य हैं, ये नहीं कि सरकार के अंग नहीं कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका सरकार के अंग है, सरकार के कार्य के तरीके। तो देखिए, एक कॉन्सेप्ट समझिए कि जो केंद्रीय तरीका है, केंद्र स्तर से कोई योजना यहां से आती है, राज्य स्तर पर, प्रांत स्तर पर, और प्रांत उसे ले जाता है स्थानीय स्तर। तो जो हम वीडियो दिए हैं उसमें केंद्र, जो हमारा लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा या केंद्र के क्या करने के तरीके हमने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। राज्य स्तर पर हमारा विधानसभा, विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, अन्य चीजें भी बताया हुआ है। अब स्थानीय स्तर पे हम आपको बता रहे हैं, इसमें 3 चीज है। भारतीय संविधान भाग 9, पंचायत, भाग 9 का नगर पालिका, 9 का नगर पालिका, भाग 9 का सहकारी समितियां, सहकारी समितियां। तो इसमें हम पंचायत स्तर पे बता चुके हैं कि कैसे चुनाव होता है, कैसे कार्य करते हैं, संवैधानिक प्रावधान क्या है। नगर पालिका, इसका भी कार्य सिस्टम कैसे है, इसका क्या है। आज बचा है सहकारी समितियां, आज हम इसको बताएंगे। तो एक कॉन्सेप्ट है कि केंद्र कोई भी लाभ हो, कोई भी कार्य हो, राज्य स्तर से तो आता है, राज्य स्तर से उसे स्थानीय स्तर पर ले जाना है। तो जो हमारा गांव है वो पंचायत के दायरे में आ गया, वहां तक लाभ पहुंच गया।
जो शहर है या गांव, शहर बनने के करीब है जो एरिया, वो नगर पालिका के अंदर आ गया। अब बची है सहकारी समितियां। अब आज हम आपकी चर्चा करेंगे सहकारी समितियों पर। इस तरह से आप केंद्रीय पूरा सिस्टम जान गए हैं, राज्य जान गए, स्थानीय स्तर पर 3 चीजें होती हैं। अब आज हम आपको भारतीय संविधान भाग 9 का सहकारी समितियों के विषय में बताएंगे। देखिए, समझना बहुत जरूरी है। तो सहकारी समितियां क्या हैं? देखिए, सह माने सह धनकारी, सह का मतलब हो गया साथ साथ, साथ साथ, या इस तरह कह सकते हैं मिलकर, मिलकर, या सहयोग के रूप में, कुछ भी आप अपने स्तर से कह सकते हैं। कार्य का मतलब होता है कार्य, साथ साथ, मिलकर, एक साथ, एकजुट होकर, मतलब सहयोगात्मक रूप से जब कार्य करते हैं वही सहकारी होता है। इसीलिए कहा गया कोऑपरेटिव। कोऑपरेशन से आपका क्या बना है? कोऑपरेटिव, की साथ साथ एक दूसरे के सहयोग करके। तो कहने का मतलब है कि सहकारी समितियां, देखो हम आपको पहले बताए हैं कि हर चीज लिखी नहीं जा सकती है। पूरा वीडियो देखिए, बातों को ध्यान से समझिए। कुछ चीजें मुंह से निकल जाती हैं, लिखी नहीं जा सकती हैं। तो आप समझिए कि सहकारी के लिए साथ साथ कार्य करने से। तो कोऑपरेटिव या सहकारी समितियों का मतलब है लोगों का ऐसा समूह जो मिलकर एक दूसरे के आर्थिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। कहने का मतलब है कि लोगों का एक ऐसा समूह जो मिलकर लोगों की स्थिति में, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वह सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, उसमें मिलकर सहयोग करते हैं। लेकिन थोड़ा सा सरकार का रूल होता है कि कार्य तो लोग करते हैं। अब सहकारी है, इसको संवैधानिक बना दिया गया है। सरकार का भी रोल क्या होता है कि किसी काम को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, बस वो गाइडलाइन करती है। कार्य लोग करते हैं, सरकार उसको गाइडलाइन करती है कि कैसे करना है। आप सही कर रहे हैं कि नियम के खिलाफ कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि सहकारी समितियां लोगों का ऐसा समूह है जो लोगों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्य में एक दूसरे सहयोगात्मक रूप से करते हैं और सरकार उसमें दिशा निर्देश देती रहती है कि किस तरह करना है, क्या सही है, क्या गलत है। यह इसकी परिभाषा है। अब आप जो कोऑपरेटिव, हर शहर में देखिए कोऑपरेटिव बैंक सुल्तानपुर, कोऑपरेटिव बैंक फला, कोऑपरेटिव बैंक फला, हर जिले में। तो लोगों का कुछ लोगों का एक समूह है, उसमें सहयोग करते हैं। सरकार भी गाइडलाइन देती रहती है लोगों को, वहाँ से आर्थिक स्थिति क्या कैसे करना है समझ के वहाँ से वित्त मिलता है, फिर लोग अपना कार्य करते हैं, फिर जमा करते हैं। सहयोगात्मक की भावना रहती है। तो कहने का मतलब है कि सहकारी समितियाँ एक दूसरे के सहयोग के लिए बनी हुई समितियाँ हैं जो लोगों को सहयोग प्रदान करती हैं, एक नियम के दायरे में करती हैं। सरकार नियम बनाती है, उसी दायरे में कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब है समितियां हर जगह होती हैं। अभी गांव में देख लीजिए, बहुत से समूह चल रहे हैं, बहुत से संघ चल रहे हैं, या कोई भी मंदिर ही है जहाँ नवरात्र का समय चल रहा है, पता लगा कि एक यहाँ एक जो है आपका मंदिर है, आपका मंदिर है, तो यहाँ की भी एक समिति होती है, एक समिति होती है। 8 लोग, 10 लोग, 15 लोग मिलकर एक समिति बनाते हैं। तब वो डिसीजन लेते हैं कि यहाँ मंदिर की साफ सफाई कैसे होगी, यहाँ पूजा व्यवस्था कैसे, या नवरात्र का टाइम चल रहा है तो ये लोग मिलकर आर्थिक सहयोग करते हैं, क्योंकि ये मेंबर होते हैं इस समिति के, या जो इनकी दुर्गा पूजा समिति है। अब इसके बाद लोगों को भी इन्वॉल्व करते हैं, वो जहाँ जुड़े रहते हैं, अपने गांव तक, कोई अपने गांव से, कोई अपने गांव से, और भी जो सहयोगी हो सबको जोड़ते हैं। जोड़कर जो धन इकट्ठा आता है
उसी से फिर पूजा भंडारा आदि कार्यक्रम किए जाते हैं और सरकार भी दिशा निर्देश करती रहती कैसे करना है, कोई दिक्कत ना हो, उसका भी एक नियमावली होती है। तो ये रहा सहयोग का। अब आप समझ गए होंगे कि सहकारी समितियां क्या है। सहकारी समितियां ऐसी समितियां हैं जो एक दूसरे से मिलकर सहयोग करते हैं, सरकार दिशा निर्देश लेते रहते हैं। जैसे आपके गांव में भी या आपके अगल बगल गांव में भी, वर्तमान उदाहरण ले दुर्गा पूजा मंदिर है, दुर्गा पूजा लोग एक समिति मेंबर होते हैं, सहयोग करते हैं, लोगों से भी सहयोग लेते रहते हैं और एक समिति के माध्यम से लाखों रुपया खर्चा हो जाता है। कोई 100 रुपये का सहयोग करता है, कोई 10 रुपये, कोई 50 रुपये, कोई 1000 का, इस तरह सहयोग से लाख 2 लाख रुपये खर्चे हो जाते हैं। लेकिन अब सहकारी समितियां हमारे मूल संविधान में नहीं थी। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, लागू हुआ, तो सहकारी समितियां नहीं थी, लेकिन बाद में यह संविधान में जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया भारतीय संविधान में? 97वें अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट एक्ट का मतलब है संविधान शोधन। अमेंडमेंट एक्ट 2011। 97वें संविधान संशोधन या अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया। इसको संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई, संविधान के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया कि अब यह कानूनी है, संवैधानिक है, आपको एक दायरे में करना है। तो जो भी समिति कोई भी कार्य करेगी, जो उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके ऊपर भी सरकार का रूल रहेगा। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे मन कहे वैसे संगठन बना लीजिए, जैसे मन कहे वैसे समूह बना लीजिए और फिर उसका जो है आप दुरुपयोग करिए। जैसे अभी वर्तमान में PFI है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस पर सरकार ने बैन लगा दी है। क्यों लगाई? कि अभी एक संगठन ही है। संगठन का मतलब एक समिति ही है, लेकिन सरकार को यह लगा कि इसका उद्देश्य क्लियर नहीं है, यह व्यक्ति समाज राष्ट्र के हित में नहीं है, इसलिए इस पर रोक लगा दी। क्योंकि सरकार का मानना है कि यह एक आतंकवादी गतिविधियों से संचालित है। इसी तरह सिमी पर भी रोक लगाई गई थी बहुत पहले। तो कहने का मतलब है कि इसमें सरकार को अब इन्वॉल्व, कहानी समझिए कि लोगों का समूह है, लोग मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन मनमानी न करें, एक व्यवस्था के तहत कार्य करें। इसके लिए सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है। तो बहुत समितियां कार्य कर रही हैं, जिसको लगता है उस पर बैन लगा दिया। जैसे PFI भी वर्तमान में आप देखिए डेली न्यूज में, डेली पेपर में, एकदम करंट से आप समझ सकते हैं। तो 97 में सोचा गया कि इस पर भी संवैधानिक स्थिति प्रदान की जाए। भाई जब ग्राम स्तर पर पंचायतें रन कर रही है, शहर स्तर पर नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत रन कर रही है, तो लोगों के सहयोग होना चाहिए, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर हो, कानून के दायरे में रहकर हो। तो 97वें अमेंडमेंट एक्ट 2000 द्वारा इसको जोड़ा गया भारतीय संविधान में। क्या जिसमें का, खा, गा या ABCD लगा है, वो समझ लीजिए कि यह मूल संविधान में नहीं था, यह बाद में जोड़ा गया है। क्योंकि प्रश्न पूछता है कि कौन सी चीजें मूल संविधान में थी, कौन सी चीजें मूल संविधान में नहीं थी, तो आप स्पष्ट हो लीजिए। भाग 9 आपको बता दिए हैं, 9 का बता दिए हैं। अब 9 खा, 9 खा और आर्टिकल, अनुच्छेद हम आपको बताए हैं। A से लेकर O तक पंचायत, अब P से लेकर ZG तक नगर पालिका, नगर पालिका। अब ZG से ZH से लेकर ZT तक आपका सहकारी समिति है। यह आपको बराबर याद रहेगा कि A से O तक लगभग 15 अनुच्छेद, P से लेकर Z तक 18 अनुच्छेद, ZH से लेकर ZT तक, H आप ZG
जी आपका हो गया नगर पालिका, ZHIJKLMNOP, तो आपके जेड से लेकर जेडटी तक सहकारी समितियों का वर्णन है। तो अब हो गया अनुच्छेद ZH से ZT तक। आपका एकदम कॉन्सेप्ट सेट रहेगा। या इसको हिंदी में कह सकते हैं या जा से या न तक, या जैसे या न तक। अब कहने का मतलब है कि लेकिन अगर आप पेपर में या जा या ना भी देता है तो इंग्लिश वर्जन रहता है ZH ZT, आपको याद करने में सुविधा रहेगी। तो 97वें अमेंडमेंट एक्ट 2011 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। एक नया भाग जोड़ा गया, किस लिए? सहकारी समितियों के लिए जोड़ा लगाने के लिए पूछता है। पंचायत नौखा ये सब जोड़ा लगाने के लिए पूछता है, आर्टिकल ZS से ZT तक। अब आप समझिए कि ये स्थिति जो है 97वें संविधान संशोधन द्वारा नया भाग 9 जोड़ा गया, अनुच्छेद ZS से ZT जोड़ा गया। अब इस विधेयक द्वारा संविधान में मुख्यतः 3 बदलाव किए गए थे। सहकारी समितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, संविधान में इससे संबंधित 3 बदलाव किए गए थे। पहला क्या था कि भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, आर्टिकल ZS से ZT तक जोड़ा गया। अब दूसरा समझिए, अब संविधान के भाग 3 में भाग 3 समझ रहे हैं, मूल अधिकार से संबंधित। भाग 3 में मतलब मूल अधिकार में, यहां लिख दे रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइए। मूल अधिकार में भाग 3 में मूल अधिकार में अनुच्छेद 19(1)(c) या गा कर 19(1)(c), हाँ 19(1)(c) जोड़ा गया। इसको आप कहीं भी इस तरह दे दिया तो कंफ्यूज मत हो गया। 19(1)(ग) में या 19(1)(c) ही लिखिए, कंफ्यूजन मत पालिए, आपको याद रहेगा। अगर उसमें देता है तो आपको क्लियर रहेगा। में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया, सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए कि मूल अधिकार के किस अनुच्छेद में सहकारी समिति का शब्द जोड़ा गया, सहकारी समिति का उल्लेख है, तो 19(1)(c) या 19(1)(c) में जोड़ा गया। इसी के साथ जो है संविधान के भाग 4 में मतलब नीति निर्देशक तत्व में नीति निर्देशक तत्व, आप जान रहे भाग 4 नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 43(b) 43(ख) या 43(b) जोड़ा गया। मतलब इनका उल्लेख मूल अधिकार में भी है, नीति निर्देशक तत्व में भी है, अलग से एक भाग है ही। अब 3 जगह सहकारी समितियों का उल्लेख मिलता है। भाग 4 में नीति निर्देशक भी जोड़ा गया, जिसमें
समिति पर नियंत्रण आदि के विषय में, नियंत्रण आदि में राज्य की जिम्मेदारी तय की गई, राज्य के कर्तव्य को तय किया गया, या राज्य के कर्तव्य को बताया गया। तो कहने का मतलब है कि अगर ये पूछा जाए कि सहकारी समितियां किस अनुच्छेद या संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, 97 द्वारा 2011 में, और उसके बाद संविधान में कहाँ कहाँ इसका उल्लेख है, तो आप बताइएगा कि भाग 9 में, मूल अधिकार अनुच्छेद 19(1)(c) में, नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 43(b) में सहकारी समिति का उल्लेख किया गया है। यह प्रश्न पूछता है कि मूल अधिकार का उल्लेख संविधान के मूल अधिकार के किस अनुच्छेद में, 19(1)(c) में, 43(b) में, नीति निर्देशक में, शब्द कब जोड़ा गया, तो कहाँ से लिया गया, यहाँ से, या राज्य इस पर नियंत्रण या कैसे कार्य करे इसका निर्धारण 3(b) में, 43(b) में। तो इसमें बस यही इतना पूछेगा कि किस किस अनुच्छेद में है, आपको उस हिसाब से करना है। देखिए, राज्य विधानमंडल यह तय करेगा कि कैसे कार्य करेगा, कैसे तरीका होगा। देखिए, इनका कर्तव्य नियंत्रण राज्य के हाथ में, तो इनका नियंत्रण फिर निर्देशन ये सब किसके हाथ में रहेगा, राज्य का मतलब हो गया आपका राज्य विधानमंडल। विधानमंडल का मतलब हो गया आपका विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अब ये समझिए कि अगर पूछा जाए सहकारी समितियों पर नियंत्रण निर्देशन कौन करता है, तो राज्य विधानमंडल। आपको क्लियर हो गया। अब बचा है सदस्य संख्या। इसमें आप समझिए कि अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि अधिकतम सदस्य संख्या किसकी, सहकारी समितियों की, अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, फिर न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं। न्यूनतम सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं और न्यूनतम। अधिकतम आपके 21 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम 9 सदस्य। अधिकतम 21 सदस्य हो सकते हैं, न्यूनतम 9। तो जो गठन होगा कहीं भी कहीं सदस्य संख्या ज्यादा होती है, कहीं की कम होती है, तो अपने हिसाब से वर्तमान में वो जो समिति बनती है वो डिसीजन ले लेती है। लेकिन एक मानक है कि अधिकतम 21 होगी, न्यूनतम 9 होगी। लेकिन समिति का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष। 5 वर्ष इनका कार्यकाल होगा, जिससे ये निर्धारित हो कि वह व्यक्ति चाहे फिर चुना जाए, जो सदस्य होंगे नए आए। जैसे किसी कार्य व्यवहार नहीं अच्छा है, हटा भी सकता है, अच्छा है तो फिर से चुना भी जा सकता है। तो सहकारी समितियां बस इतना ही आपकी परीक्षा के लिए पर्याप्त है। एक चीज आप जरूर समझ लीजिए, ये चीज इतने से आप हो जाएगा। सहकारी समितियां क्या, लोगों का समूह है, मिलकर कार्य करे, सरकार नियंत्रण करे। सरकार राज्य विधानमंडल अपने स्तर से इस पर नियंत्रण करती है। कब जोड़ा गया, 2011 में 57वें संविधान संशोधन द्वारा। क्या क्या जोड़ा गया, 9 जेडीएस से जेटी तक। भाग 3 में मूल अधिकार इसका शब्द दिया गया। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व में इसका नियंत्रण राज्य विधानमंडल करेगी। अधिकतम सदस्य संख्या 21, न्यूनतम 9 और कार्यकाल। तो साथियों, ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहा। जल्द ही नया वीडियो देंगे। जय हिंद, जय भारत।